नमस्कार, मैं अश्लेषा और आप देख रहे हैं शंखनाद न्यूज़। आज हम मौजूद हैं नागपुर में वेलेसी सेंटर और समग्र स्वास्थ्य केंद्र में, जहां हम डॉक्टर योगेश उपराड़े से जानेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद जो भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई है। इस आयुर्वेद केंद्र में नागपुर के विभिन्न भागों के सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनिक रोगों पर आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाती है। तो आइए जानते हैं क्या होती है आयुर्वेदिक चिकित्सा, पंचकर्म क्या होता है, इसकी पद्धतियाँ क्या होती है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर योगेश उपराड़े से। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप हमें वेलेसी स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताइए। आप कितने साल से इसका अभ्यास कर रहे हैं और आपके यहाँ के क्लिनिक के बारे में हमें जानकारी दीजिए। नमस्कार। जैसे कि हमारे क्लिनिक का नाम है वेलेसी आयुर्वेदा एंड होलिस्टिक हेल्थ सेंटर। तो वेलेसी का अर्थ होता है कि वेलनेस इन अ साइक्लिक वे, जिसको आयुर्वेद में अपुनर्भव चिकित्सा बोला जाता है। पुनर्भव चिकित्सा का मतलब होता है कि एक बार बीमारी आई तो बीमारी को ख़त्म करने के बाद फिर से उसको पुनर्भव ना होने देना, उसको फिर से शरीर में नहीं पनपने देना। तो ये इसलिए हमने वेलेसी, ये इंग्लिश नाम है बट इसका अर्थ कहीं ना कहीं आयुर्वेद के जो अपुनर्भव चिकित्सा को दर्शाता है। और होलिस्टिक हेल्थ सेंटर, तो इसमें हम आयुर्वेदा के साथ साथ होलिस्टिक अप्रोच करते हैं किसी भी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। होलिस्टिक अप्रोच में ये होता है कि जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, पंचकर्म, ये सबका उपयोग करते हुए मानसिक स्वास्थ्य, भावनिक स्वास्थ्य, जिसको हम मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ बोलते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ, तो ये सब चीज़ों को पूरा सबमर्ज कर देते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और पेशेंट सिर्फ बीमारी से ना निकलकर, मतलब हमारा मेन पर्पस या उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ कोई रुग्ण आए तो वो उसकी सिर्फ बीमारी ठीक हो, वो उसकी बीमारी ठीक होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो और वो अपने आप को जान सके। उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी इमोशंस क्या है, वो एक व्यक्ति के रूप में क्या है, उसका सेल्फ क्या है, तो हम इस पे भी ध्यान देते हैं। और वेलेसी आयुर्वेदा में हमको प्रैक्टिस करते हुए, मुझे प्रैक्टिस करते हुए 9 वर्ष हो गए हैं। तो ये 9 वर्षों के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें सीखे। सबसे पहले हम जब नए डॉक्टर थे तब हमने एक पेशेंट को, रुग्ण को चिकित्सा करते हुए सिर्फ फिजिकल हेल्थ का एक मन में विचार आता था कि सर्दी है, खांसी है या फिर किसी भी प्रकार का जीर्ण कोई व्याधि है, कोई रोग है, तो उसमें हम सिर्फ एक फिजिकल हेल्थ का ध्यान देते थे, शारीरिक चिकित्सा करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस में हमें समझ में आते गया कि इसमें मन का, हमारे विचारों का, हमारे भावनाओं का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है शारीरिक व्याधियों में। तो फिर हमने मन के ऊपर और जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, उनके ऊपर भी काम करना शुरू किया। तो ऐसे हम वेलेसी आयुर्वेदा एंड होलिस्टिक हेल्थ सेंटर में पिछले 9 वर्षों से काम कर रहे हैं। सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि आयुर्वेद में और मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम में क्या अंतर है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है उसमें एलोपैथिक मेडिकेशन दिया जाता है, या एलोपैथिक मेडिसिन या फिर मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम, ऐसा उसको हम कहते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन में ड्रग्स, रेडिएशन, सर्जरी, ये सबके ऊपर आधारित चिकित्सा की जाती है। लेकिन जो आयुर्वेद है ये सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो अलग है। मूलभूत सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, ये गुणों के ऊपर आधारित चिकित्सा है, जिसमें जैसे हम हर्बल मेडिसिन या औषधि जो द्रव्य होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं और उसमें द्रव्य के गुण, कर्म, इसके ऊपर उसका जो फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोडायनामिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स आधारित होता है। जैसे एलोपैथिक सिस्टम में किसी पेशेंट्स में सर्जरी किया जाता है और जो एक्यूट कंडीशन में अलग अलग प्रकार के जो मेडिसिन है वो यूज़ किए जाते हैं, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इस तरीके के उसमें प्रोसेस किए जाते हैं। और ये एलोपैथिक सिस्टम एविडेंस बेस्ड सिस्टम है। बट आयुर्वेदा में हम कहते हैं कि कोई किसी प्रकार का रिसर्च नहीं हुआ, लेकिन इसमें हम कहते हैं कि इसमें सिद्धांतों के आधारित पे, जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे पुराने आचार्य थे, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, इन्होंने सिद्धांत दिए हमें, और वो सिद्धांत यूनिवर्सल है। जैसे एक लॉ होता है ना, ग्रेविटेशनल लॉ, जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में हम जो लॉज पढ़ते हैं, तो वैसे ही आयुर्वेदा के भी
कुछ लॉज है जिसको हम सिद्धांत कहते हैं, और ये आयुर्वेद उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर आधारित है और गुणों के ऊपर आधारित चिकित्सा है। जैसा कि हम इस बोर्ड में देख रहे हैं कि शारीर तथा मानस रोगों का चिकित्सा सूत्र, तो एक आयुर्वेद के चरक संहिता के चिकित्सा सूत्र का ये एक श्लोक है। प्रशात्म्य औषधे पूर्वो देव युक्ति व्यपाश्रये मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। तो ये चिकित्सा सूत्र में जैसे उन आचार्य चरक जी ने बताया कि शारीर रोग और मानस रोग, मतलब शरीर में जब रोग आता है तो उसकी कैसे चिकित्सा की जाती है, और मानस रोग जब होता है तो उसका चिकित्सा सूत्र क्या है। तो शारीर रोग में जैसे देव व्यापाश्रय बताया है, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा बताया है। तो हम जो प्रचलित जो आयुर्वेद चिकित्सा है उसमें युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा है, तो उसमें आहार योजना, औषधि योजना, इसको इंक्लूड किया गया है। औषधि योजना में हम जैसे देखते हैं हर्बल मेडिसिन, वनस्पति द्रव्य, ये सब यूज किया जाता है, रस औषधि यूज किया जाता है। और आहार योजना में हम जो रुग्ण है उसका आहार कैसा है, उसका विहार कैसा है, दिनचर्या कैसी है, इसको ठीक करके ऋतु अनुसार वो कैसे आहार लेना चाहिए, वर्षा ऋतु में कैसा आहार लेना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में कैसा आहार लेना चाहिए, या फिर हेमंत ऋतु में, विंटर में कैसा आहार लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जब हम आहार योजना के थ्रू चिकित्सा करते हैं तो वो आहार योजना चिकित्सा में आता है। और उसके बाद शारीर रोग में देव व्यापाश्रय चिकित्सा भी बताया, जिसमें अलग अलग प्रकार के मंत्र चिकित्सा, औषधि, मणि धारण, मंगल बलि, उपहार, होम हवन वगैरह करना, इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के, उपवास करना भी एक प्रकार का देव व्यापाश्रय चिकित्सा है। देन मानस रोग जैसा कि हम आजकल जानते हैं कि मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का बहुत सारे लोगों को इश्यू हो रहा है, तो मानस रोग के बारे में भी आयुर्वेद में बहुत पहले बता दिया गया था कि अगर जैसा जैसा समय आगे बढ़ेगा तो लोगों को मानस रोग भी होगा। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि हर बीमारी में कहीं ना कहीं हमको विचारों का और भावनाओं का एक कनेक्शन शरीर से दिख ही जाता है। तो मानस रोग की जब चिकित्सा करते हैं तो उसको हम सत्वावजय चिकित्सा बोलते हैं। सत्वावजय चिकित्सा में जैसे एक श्लोक है, अहितेभ्य अर्थेभ्य मनोनिग्रह, मतलब आजकल हमने अपने मन को ऐसे चीजों से लगा लिया है जहां पे हम अपना मन नहीं लगाना चाहिए, और उसी की वजह से हमको चिंता होता है, राग, द्वेष, डर, और उसी की वजह से मानस रोग शुरू होते हैं। तो मानस रोग का सॉल्यूशन क्या बताया है? ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। यानी हम प्रॉपर नॉलेज लेकर, फिर विज्ञान मतलब सही तरीके से मन के साइंस को समझकर, धैर्य मतलब पेशेंस रखकर, स्मृति अपनी मेमोरी में अच्छी चीजों को मेमोराइज करके, और समाधि मतलब शांत चित्त रहकर हम मानस रोग को भी ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से आचार्य चरक ने चिकित्सा सूत्र शारीर रोग और मानस रोग का बता दिया है। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि आयुर्वेद पूरी तरीके से सिद्धांत पे आधारित है, तो इस सिद्धांत का मतलब इस आयुर्वेद का मूल सिद्धांत क्या है, और प्राकृति की अवधारणा पे आयुर्वेद का महत्व क्या है? आयुर्वेद का सबसे पहले मैं प्रयोजन बताता हूँ। आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं। जैसे उसे श्लोक में कहा जाता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब आयुर्वेद के प्रयोजन में सबसे पहला प्रयोजन है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखभाल करना, मतलब उसके स्वास्थ्य को टिकाए रखना, उसको बीमार नहीं होने देना। और दूसरा जो प्रयोजन है कि जब व्यक्ति बीमार पड़ जाए, जब वो रोगी हो जाए, तो उसके लिए औषधि चिकित्सा, आहार योजना, जैसा कि हमने पहले के प्रश्नों में बताए थे। तो इस तरीके से आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं। और आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें ऐसे तो बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन जैसे आयुर्वेद ये आयु की रक्षा करता है, यानी हमारे शरीर के लिए हितकारक क्या है, अहितकारक क्या है, हमारे शरीर को सुख देने वाला क्या है, हमारे शरीर को दुख देने वाला क्या है। तो इस प्रकार का जो पूरा जो चिकित्सा है ये आयुर्वेद में किया जाता है। और इसके सिद्धांत में जैसे समान गुणों से समान गुणों की वृद्धि होती है। मतलब अगर आपने दही खाई तो दही कफ कारक है, कफ बढ़ाने वाला है, और आपकी कफ प्रकृति है तो वो कफ और ज्यादा बढ़ा देगा। तो आयुर्वेद में सिद्धांत ऐसे बता दिया कि जो चीज आप खाओगे या जो भी चीज का आप ग्रहण करोगे वो चीज आपके बॉडी में बढ़ेगी, और अगर वो समान मात्रा में नहीं रही तो वो आपके शरीर में एक बीमारी उत्पन्न करेगी। तो ये आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत है। और आयुर्वेद द्रव्य, गुण, कर्म,
सामान्य, विशेष, समवाय ऐसे चीजों पे काम करता है। अच्छा। कि कोई भी औषधि का गुण क्या है, शरीर में बीमारी आई है तो कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, तो वो गुणों के विपरीत चिकित्सा करने से फिर वो ठीक हो जाता है। और जैसे कि आपने प्रकृति के बारे में, प्रकृति की अवधारणा के बारे में पूछा, तो प्रकृति ये आयुर्वेद का बहुत जिसे हम कहेंगे मुख्य अंग है चिकित्सा प्रणाली में। प्रकृति परीक्षण होता है, किसी भी रुग्ण की चिकित्सा के पहले प्रकृति परीक्षण होता है। तो प्रकृति मतलब हर किसी का एक शरीर, जो हर किसी व्यक्ति का जो शरीर होता है उसका एक संगठन होता है पंच महाभूतों के आधार पे। और पंच महाभूत जब अलग अलग प्रकार से मिलते हैं तो उससे प्रकृति बनती है। और ये प्रकृति बचपन से लेकर तो मृत्यु पर्यंत समान रहती है, जिसे बदला नहीं जा सकता। अब प्रकृति मतलब क्या, तो प्रकृति यानी एक शरीर का और मानस का, मानसिक का जो एक स्वभाव, यानी शरीर का स्वभाव कि शरीर कैसा दिखता है, शरीर में शरीर में जो बालों से लेकर पैरों की उंगलियों तक के जो पूरा शरीर संगठन है, शरीर की जो रचना है, एनाटॉमी है, जो फिजियोलॉजी है, वो पूरा जो पूरा एक उसका वर्णन दिया गया है। नख कैसे व्यक्ति का है, उसके बाल कैसे है, उसके नेत्र यानी आंखें कैसे है, उसकी जिह्वा, जीभ कैसे है, ओठ कैसे है, शरीर प्रकृति यानी शरीर दिखने में कैसा है, पतला है, मोटा है, मध्यम है, तो ये सब प्रकृति में आता है। और प्रकृति में टाइप्स बताए हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। जैसे वात प्रकृति जो है, तो वात प्रकृति वाले थोड़े दिखने में थीन रहेंगे, पतले रहेंगे, उनका जो गति रहेगा वो थोड़ा तेज रहेगा। फिर पित्त प्रकृति में उसके अलग अलग लक्षण बताए कि पित्त प्रकृति वालों में वो उनका बोलने का तरीका कैसा रहेगा, उनका दिखने का या उनका जो सोचने का तरीका कैसा रहेगा, ये पित्त प्रकृति में। फिर कफ प्रकृति वाले थोड़े हेल्दी होते हैं, उनकी त्वचा कैसी रहती है, उनके बाल कैसे रहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकृति में जो शारीरिक रचना और जो उनका स्वभाव, जो और उसी के अनुसार बॉडी में वैसे चेंजेस भी दिखेंगे। तो प्रकृति परीक्षण का इसलिए आयुर्वेद में महत्व है क्योंकि प्रकृति परीक्षण अगर हम करेंगे तो ही हम रुग्ण की अच्छे से चिकित्सा कर पाएंगे। इसमें एक और चीज मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे एलोपैथिक मेडिकेशन, जब एलोपैथिक साइंस में जब हम चिकित्सा करते हैं तो उसमें प्रकृति नहीं देखा जाता। मतलब आपको अगर ज्वर आया है, बुखार आया है, तो एक अलग अलग प्रकार के रुग्ण डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अभी अगर वायरल कंडीशन चल रही है तो आपको डॉक्टर एक ही प्रकार की दवाई देगा, बस बच्चों के अनुसार या जो मिडिल एज के या बूढ़ों के अनुसार बस डोज जो है वो चेंज होंगे या कुछ मेडिसिन थोड़े बहुत चेंज होंगे, लेकिन उसमें प्रकृति वाला अवधारणा ही नहीं है। लेकिन जब हम आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं तो हम प्रकृति के आधार पर हमारी औषधि बदलती है। अच्छा। शरीर संगठन के आधार पे हम उनको आहार योजना बताते हैं कि अगर एक वात प्रकृति के व्यक्ति ने बहुत ज्यादा चिवड़ा खा लिया या रुक्ष ड्राई आहार खा लिया तो ऐसे व्यक्ति में ड्राइनेस और बढ़ जाएगा ना। या पित्त प्रकृति के व्यक्ति ने बहुत ज्यादा मिर्ची खा लिया, मसाला खा लिया, तो उसको हाइपर एसिडिटी हो सकती है। या एक कफ प्रकृति के व्यक्ति ने ज्यादा मीठा खा लिया, दही खा लिया, तो उसके शरीर में लट्ठपना या जो हम कहते हैं ना कि वजन बढ़ जाना, ये जल्दी से हो जाएगा। तो इसलिए आयुर्वेद में प्रकृति की अवधारणा का बहुत ज़्यादा महत्व है। सर, जैसे कि आपने बताया कि प्रकृति का बहुत ज़्यादा महत्व है, वैसे ही पंच महाभूतों जो है वो भी अपने शरीर में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो आयुर्वेद में पंच महाभूतों का क्या महत्व है, वो क्या भूमिका निभाते हैं? जैसे हम हमेशा से सुनते आए ना कि ये शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। हाँ। यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी यानी अर्थ इलेमेंट, जल मतलब वाटर इलेमेंट, फायर मतलब तेज इलेमेंट, ठीक है, जिसको हम पित्त भी बोलते हैं। उसके बाद वायु तत्व यानी वायु वाला जो पंच महाभूत है उसको हम एयर इलेमेंट बोलते हैं, और आकाश तत्व जिसको हम ईथर इलेमेंट बोलते हैं। तो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे पूरे शरीर को टिकाने के लिए पंच महाभूत की जरूरत होती है। और पंच महाभूत से ही दोष बनते हैं, यानी जो वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये जो शरीर में 3 प्रकार की जो प्रकृति या दोष बताया है,
ये पंच महाभूत से ही बनते हैं। जैसे जो वात दोष होता है ये वायु और आकाश महाभूत को बनकर वात दोष तैयार होता है, और पित्त दोष ये तेज तत्व से यानी अग्नि तत्व से बनता है, और जो कफ दोष है वो जल और पृथ्वी ऐसे दो पंच महाभूतों को मिलाकर बनता है। तो पंच महाभूत शरीर में है। अब जैसे उसका एक उदाहरण बताता हूँ कि जो हमारे केश है और जो नख है ये हमारे पंच महाभूत में हमारे अस्थि धातु को दर्शाते हैं। तो ये जड़ता को या स्थिरत्व को, कि अगर हमारे शरीर में बोनी फ्रेमवर्क या ये हड्डियों का ढांचा नहीं रहता तो शरीर खड़ा ही नहीं रह पाता ना, या शरीर को एक शेप ही नहीं मिल पाता था। तो इसमें कौन सा पंच महाभूत है? पृथ्वी महाभूत। शरीर में पानी का अंश है, शरीर में ब्लड है, रक्त है, तो ये जल महाभूत को दर्शाता है। उसके बाद जो तेज तत्व है, तो जो हमारा जो पूरा पाचन तंत्र है, लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लेडर, तो ये जो जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस, पेनक्रियाटिक जूसेस, जो पाचक पित्त जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं, तो ये अग्नि तत्व को दर्शाता है, यानी अग्नि महाभूत। और उसके बाद तो जो वायु तत्व या ये जो वायु महाभूत होता है, तो वायु महाभूत यानी जैसे हमें खाने में जैसे अपचन हुआ, या जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, पलके झपका रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, ये सब वायु महाभूत का काम होता है। लेकिन अगर से इसमें विकृति आ गई तो फिर वात दोष यानी जो संधिवात, आमवात, पेट में गैसेस होना, अपचन होना, ये सब प्रकार के उसकी विकृति निर्माण होती है। और जो हमारे शरीर में जो आकाश तत्व है वो थोड़ा सूक्ष्म रूप में होता है, जिसको हम जो हमारे जो प्राणमय शरीर या जो मनोमय शरीर होता है, इसमें ये आकाश तत्व ज्यादा काम करता है, और इसको हम सूक्ष्म शरीर में गिनती करते हैं कि शरीर में जो जितने भी पोकड़ी होते हैं ना, जिसको हम हॉलोनेस बोलते हैं, जैसे हड्डियों के अंदर एक जो हॉलोनेस होता है, या फिर हमारे शरीर में जो स्त्रोतस होते हैं, अन्नवह स्त्रोतस, रक्तवह स्त्रोतस, ऐसे बहुत सारे स्त्रोतस बताए हैं। तो स्त्रोतस जितने खाली होते हैं ना, यानी अगर वो खाली रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है, और वो भर गया या वो ब्लॉक हो गया तो शरीर में बीमारी आती है। तो ये जो स्त्रोतस यानी जो शरीर में जो खाली है, जैसे हमारे मुंह से लेके तो जो गुद नलिका है, जो एनस है, वहां तक के जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, तो उसमें जो खालीपन है, जैसे हमने खाना नहीं खाया तो जो पूरा ट्रैक है, तो उसमें जो स्पेस है उसको हम आकाश तत्व बोलते हैं। तो ऐसे पूरा पंचमहाभूत का वर्णन है, और ये पंचमहाभूत के आधार पे ही त्रिदोष का निर्माण होता है। उसी के आधार पे सप्त धातु यानी जो 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो 7 धातु है इसका निर्माण होता है। तो इस तरीके से पंचमहाभूत का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। सर, आपने इस पंचमहाभूतों के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी हमें दी। मेरा अगला सवाल है आपसे कि आयुर्वेद में रोगों का निदान कैसे किया जाता है? जैसे हम देखते हैं ना कि एक मॉडर्न मेडिसिन में एक तरीका होता है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपकी नर्व्स देखते हैं, या फिर स्टेथोस्कोप लगाकर हार्ट बीट देखते हैं। ऐसे एक पद्धति है शरीर परीक्षण का, या फिर परकशन, पेट दबाकर देखेंगे, उदर परीक्षण जिसको हम कहते हैं। और जो भी सिम्टोमेटिक है, जो लाक्षणिक जो लक्षण दिख रहे हैं शरीर में, तो उसको लाक्षणिक चिकित्सा बोलते हैं, यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो और अगर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ी तो सर्जरी किया जाता है, कि उसमें अब मेडिसिन कुछ भी काम नहीं कर सकता, उसमें सर्जरी आवश्यक है। तो उसी प्रकार आयुर्वेद में त्रिविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा और दशविध परीक्षा बताया। तो त्रिविध परीक्षा में बताया कि दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न च रोगिना, मतलब दर्शन यानी पेशेंट को देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है, फिर स्पर्शन यानी नाड़ी देखकर क्या समझ में आ रहा है, उसके बाद जीभ देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है, और प्रश्न पूछकर, यानी जो हमें पेशेंट के बारे में, रुग्ण के बारे में जो हमें सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलती है वो हमें प्रश्न पूछकर मिलता है, कि हम कैसे प्रश्न पूछते हैं और उसके अनुसार रुग्ण कैसे आंसर दे रहा है, तो उससे हमें पता चलता है। ये त्रिविध परीक्षा है। फिर उसके बाद अष्टविध परीक्षा आता है, जिसमें हम जिह्वा देखते हैं, उसमें हम मल मूत्र यानी मल का रंग कैसा है, उससे भी हमें पता चलता है कि उसके पेट में या उसके ओवरऑल बॉडी में क्या चल रहा है। मूत्र यानी उसका पेशाब का कलर कैसा है, कितने बार हो रहा है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के ऐसे अष्टविध परीक्षा और दशविध परीक्षा बताई गई है। अच्छा।
सर, जब भी आपके पास कोई नए रोगी आते हैं तो आप उसका कंसल्टेशन कैसे करते हैं और जो भी परामर्श की प्रक्रिया होती है वो कैसे करते हैं? और जैसे कि आपने आयुर्वेद में बताया चिकित्सा की पद्धति के बारे में, तो उसमें जो शमन और शोधन चिकित्सा की पद्धति है, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, जैसे जब भी कोई रुग्ण हमारे पास आता है, एक पेशेंट आता है, तो हमारा सबसे पहले एक मेन उद्देश्य होता है कि उसकी जो पूरी हिस्ट्री है, बचपन से लेकर जो भी हिस्ट्री, बचपन में क्या हुआ था, या फिर हम आयुर्वेद के अनुसार, जैसे मैंने जो परीक्षा बताया था, त्रिविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा या दशविध परीक्षा, तो हम उसके अनुसार पूरा उनको कंडीशन पूछते हैं कि प्रेजेंट में यानी अभी वर्तमान में क्या लक्षण है, इसके पहले आपको बचपन से लेकर क्या क्या तकलीफें हुई है, तो उससे हमको एक प्रकृति का जजमेंट लेने के लिए बहुत आसानी जाती है। और एक बार उस व्यक्ति की प्रकृति हमें पता चल गई, तो उस प्रकृति के द्वारा फिर उसके शरीर में जो विकृति आई है, मतलब एक बीमारी जो आई है लक्षण स्वरूप या बीमारी स्वरूप, तो वो हमें पता चलता है। और इसमें हम व्यक्ति के एक एक लक्षण को संस्कृत में लिखते हैं, क्योंकि जब हम रेफर करते हैं, कोई भी रेफरेंस लेते हैं, तो वो हम अपने संहिताओं से, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या वाग्भट संहिता से रेफरेंस लेते हैं। इसलिए हमारा जो पूरा हिस्ट्री टेकिंग होता है वो आयुर्वेदिक तरीके से होता है, आयुर्वेदोक्त तरीके से होता है, जिसमें हम संस्कृत में लिखते हैं ताकि उसके लक्षण जो आचार्यों ने जो उल्लेख किया है शास्त्रों में, तो वो हमें पता चले, और उसको हम फिर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी हम कोरिलेट करते हैं। कि जैसे मूत्रदाह, तो मूत्रदाह को हम बर्निंग मिक्चुरेशन बोलते हैं, इस तरीके से। उदरशूल, तो जैसे पेट में दर्द हो रहा है तो उसको उदरशूल, तो इस तरीके से हम उसको पूरा संस्कृत में लिखते हैं। पूर्व व्याधि, वर्तमान व्याधि, तो वर्तमान में यानी अभी प्रेजेंट में क्या लक्षण है, और पूर्व व्याधि में जैसे गोवर, काजन्या, कामला यानी जैसे जॉन्डिस हो गया। तो ये पूरा हिस्ट्री लेकर फिर हमें पता चलता है कि पेशेंट की प्रकृति क्या है, फिर उसके अनुसार उसके बॉडी में क्या विकृति आई है, और उसके अनुसार हमें चिकित्सा करने के लिए आसानी होती है। आयुर्वेद में जो शमन और शोधन चिकित्सा है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। शमन चिकित्सा मतलब जैसे हमने रुग्ण की परीक्षा कर ली है, तो रुग्ण की परीक्षा करने के बाद उसका आहार विहार में क्या गड़बड़ी है, जिसको हम हेतु सेवन बोलते हैं। तो हेतु सेवन यानी जैसे वो दही खा रहा है क्या, लहसुन अदरक ज़्यादा खा रहा है क्या, मसाला कितने दिनों में या कितना ज़्यादा प्रमाण में खा रहा है, या उसके आहार में ब्रेड, बिस्किट, ऐसे मैदा वाले पदार्थ है क्या, तले हुए बहुत ज़्यादा पदार्थ है क्या। तो ये भी हम हिस्ट्री में लेकर और फिर शमन चिकित्सा देते हैं। शमन चिकित्सा मतलब जैसे एलोपैथिक साइंस में जैसे हम देखते हैं कि जो एंटासिड या फिर जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल, इस तरीके की औषधि लक्षण देखकर दिया जाता है। वैसे ही आयुर्वेद में जो भी शरीर में लक्षण दिख रहे हैं और वो प्रकृति के अकॉर्डिंग कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग शमन मतलब जो लक्षण को सप्रेस करेगा, यानी जो सिम्टम्स है उसको जो सप्रेस करेगा, उसको हम शमन चिकित्सा कहते हैं। अब हम बात करेंगे शोधन चिकित्सा की। शोधन का मतलब होता है शरीर से बाहर निकालना। जैसे शमन चिकित्सा में क्या होता है, सप्रेस करना, मतलब जो भी दोष बढ़ गए हैं, जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ गए, उसको सप्रेस करना। लेकिन जब एक्यूट कंडीशन होती है, जब बीमारी जस्ट 2-3 दिन पुराना या 10-15 दिन पुराना है, तो हम उसको शमन औषधि के द्वारा ठीक करते हैं। लेकिन जब बीमारी बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाए, जीर्ण हो जाए, तो उसमें हम शमन चिकित्सा के साथ साथ शोधन चिकित्सा भी यूज़ करते हैं। अब शरीर से बाहर निकालना मतलब शोधन चिकित्सा। तो शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म, तो जिसमें हम अलग अलग प्रकार के पंचकर्म थेरेपीज को यूज़ करके जो भी शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, दोष बढ़ गए हैं, जैसे वात दोष अगर प्राकृत है यानी नॉर्मल है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन वही वात दोष शरीर में विकृत स्वरूप में बढ़ गया है तो संधिवात होगा, आमवात होगा, बॉडी में पेन होगा, आर्थराइटिस जैसे हम जनरल भाषा में जानते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए शोधन चिकित्सा यूज करना पड़ेगा ताकि रुग्ण को, पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। तो शोधन चिकित्सा का आयुर्वेद में बहुत विशेष महत्व है और ये मॉडर्न साइंस में ऐसा कोई पद्धति नहीं है शोधन चिकित्सा जैसा, और ये आयुर्वेद में बताया गया है। तो इसलिए आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, जिससे कि हम बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 15 साल या 20 साल पुरानी बीमारी भी लेकर आता है तो शोधन चिकित्सा से हम उसको बहुत कम समय में, यानी
6 महीने में, 8 महीने में या 1 साल के अंदर हम उसको उसके बीमारी के कंडीशन के अनुरूप उसे ठीक कर सकते हैं। तो शोधन चिकित्सा में हम पंचकर्म को यूज करते हैं। सर, मेरा सवाल है आपसे कि पंचकर्म क्या है, इसके कितने प्रकार है और ऋतु अनुसार कौन सा पंचकर्म करना चाहिए? क्योंकि अभी जैसे वर्षा ऋतु शुरू हो रहा है, तो इस ऋतु के अकॉर्डिंग कौन सा पंचकर्म का प्रकार हमें करना चाहिए? पंचकर्म का मतलब होता है कि एक 5 प्रकार से, 5 अलग अलग प्रकार से शरीर की शुद्धि करना। मतलब शरीर में जो बीमारी के कारक है, जो बीमारी उत्पन्न करने वाले जो दोष है, जो बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और बीमारी के स्वरूप को जिसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो ऐसे दोषों को निकाल देना। क्योंकि आप उसको दवाइयों से कब तक के सप्रेस करोगे या कब तक के उसको शमन करोगे, तो दवाइयों के साथ साथ पंचकर्म करना। अब पंचकर्म यानी, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हम हर 3-4 महीने में गाड़ी की सर्विसिंग करते, गाड़ी में ऑयलिंग करना, गाड़ी अच्छी चलनी चाहिए करके हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते, उसमें ऑयलिंग कराते। तो जैसे हम जो भी हम कुछ गलत खान पान करते हैं या फिर जो हमारी दिनचर्या में जो गड़बड़ी हो जाती है, हमारे आहार में, हमारे जो दिनचर्या होती है, हमारे सोने का टाइम, हमारे उठने का टाइम, तो ये सब की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से हमारे बॉडी में दोष बढ़ जाते हैं। तो उन दोषों को जल्दी से जल्दी निकालने के लिए और शरीर को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करने के लिए जो चिकित्सा की जाती है उसको पंचकर्म कहा जाता है। तो जैसे जो मैंने उदाहरण दिया कि शरीर रूपी गाड़ी का सर्विसिंग, तो पंचकर्म के 5 प्रकार होते हैं। जैसे उसके नाम में ही है कि पंचकर्म, 5 कर्म यानी 5 प्रोसीजर्स। तो उसमें पहला है वमन, फिर दूसरा है विरेचन, तीसरा है रक्तमोक्षण, चौथा है नस्य और 5वां जो प्रकार है वो बस्ती। तो मैं सबके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो वमन है, वमन में क्या होता है, हम 5 से 6 दिन घी खिलाकर, मेडिकेटेड जो घी होता है वो घी खिलाकर शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं, दोष होते हैं, खासकर उसमें कफ दोष और पित्त दोष, उसको पेट में जमा करते हैं, हमारे आमाशय में, और उसको उल्टी के द्वारा निकाल देते हैं। तो जब उसको उल्टी के द्वारा एक दवाई खिलाकर या औषधि खिलाकर जब हम उसको उल्टी के द्वारा शरीर से निकालते हैं, तो उसको हम वमन कहते हैं, यानी इमेसिस। दूसरा पंचकर्म है विरेचन। विरेचन में उसी प्रकार से 5 to 6 डेज औषधि युक्त जो घी है वो खाकर शरीर के दोषों को, टॉक्सिन्स को पेट में जमा कर फिर 6वें 7वें दिन विरेचन किया जाता है। विरेचन में क्या होता है, हम जुलाब कराने वाली दवाई देते हैं, जिससे कि मोशंस के द्वारा यानी नीचे के मार्ग के द्वारा, जैसे वमन में हम ऊपर के मार्ग के द्वारा यानी वोमिटिंग करवा के दोषों को निकालते हैं, वैसे ही विरेचन में जुलाब के द्वारा जब हम दोषों को, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उसको हम विरेचन कहते हैं। तीसरा जो पंचकर्म है वो है रक्तमोक्षण। जब भी शरीर में दोष बढ़ता है, तो शरीर का जो दोष है वो ब्लड में जाता है, यानी रक्त में जाता है। तो जब रक्त में जब दोष बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी आयुर्वेद में पंचकर्म बताया, जिसको हम रक्तमोक्षण कहते हैं। और रक्तमोक्षण के भी 4 प्रकार होते हैं। तो जब हम शरीर के अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को, जब हम शरीर के किसी भी वेन से, जैसे अगर ये राइट हैंड के क्यूबाइटल, मेडियल क्यूबाइटल वेन से जब हम निकालते हैं, तो हम उसको सार्वदेहिक रक्तमोक्षण बोलते हैं। या किसी भी शरीर के पैरों से या किसी भी वेन से जब हम उसको ब्लड को बाहर निकालते हैं, तो वो रक्तमोक्षण कहलाता है। लेकिन रक्तमोक्षण में भी 4 प्रकार बताए हैं कि जब हम लीच लगाते हैं, एक पर्टिकुलर कोई स्किन डिसीज में हम लीच यानी जिसे हम जोग बोलते हैं, तो जब वो हम एक जगह पे लगाकर जब वो ब्लड सक कर लेता है लीच, तो हम उसको लीच थेरेपी यानी जलोकावचरण कहते हैं। जलोकावचरण के बाद अलाबू, प्रच्छान, ऐसे भी रक्तमोक्षण के प्रकार बताए गए हैं। चौथा जो पंचकर्म है वो होता है नस्य। अब जो नस्य जो प्रकार बताया है, तो नस्य में क्या होता है, जो हमारे गर्दन के जो ऊपर का भाग है, जो हमारे, जैसे हमारे आंखों में, हमारे सिर के भाग में, कानों में, या गर्दन से ऊपर, गले से ऊपर के भाग में अगर कोई रोग हो जाए, जैसे हेडेक हो रहा है, या कुछ चक्कर अंधारी आ रहा है, या फिर आपको आंखों से कम दिखाई दे रहा है, बाल आपके झड़ रहे हैं, आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, किसी प्रकार का स्ट्रेस है, एंजाइटी है,
तो इसमें हम नस्य वाला प्रकार जो पंचकर्म है वो यूज करते हैं। और नस्य में कैसे होता है कि आपको ऐसे लिटाकर आपको नाक में जो दोनों नाकपुड़ी है उसमें औषधि डाला जाता है, जिससे कि जो सिर में जो स्थित जो भी दोष है, जो टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं वो ढीले होकर गले में आते हैं और फिर हमें थूकना पड़ता है। या फिर उसमें अलग अलग प्रकार है कि जैसे कुछ छींक लाने वाली प्रक्रिया होती है कि हमने एक पाउडर को या चूर्ण को सूंघ लिया और उसके बाद हमें छींक आती है, तो छींक आने के द्वारा भी हम दोषों को बाहर निकाल देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का नस्य है। जो पांचवा प्रकार है पंचकर्म का, उसको हम बस्ती कहते हैं। तो बस्ती एक ऑर्गन को भी इंडिकेट करता है। बस्ती का मतलब होता है हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसको भी हम बस्ती कहते हैं। लेकिन जब हम बस्ती पंचकर्म की बात करते हैं तो बस्ती के अंडर में आने वाले, यानी उस एरिया में आने वाले, उसके आजू बाजू वाले जितने भी अवयव है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम पक्वाशय बोलते हैं, ये पूरा जो प्रदेश है उसको हम पूरा बस्ती का क्षेत्र बोलते हैं। तो बस्ती एक प्रोसीजर भी है और एक अवयव भी है। लेकिन पंचकर्म में बस्ती का मतलब होता है मेडिकेटेड एनीमा। मेडिकेटेड एनीमा मतलब जो यानी लेटरिन के मार्ग से, गुद मार्ग से जब हम किसी भी प्रकार का काढ़ा स्वरूप में या फिर ऑयल के फॉर्म में जब हम मोशन के मार्ग से हम जब जो दवाई पेट में डालते हैं, यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डालते हैं, और जब वो बाहर निकलता है, जो वात दोषों को बाहर निकालता है, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम बस्ती कहते हैं। और बस्ती ये जो प्रकार है ये वात दोष के लिए किया जाता है, यानी जैसे बॉडी में पेन होना, पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस हो जाना, अपचन होना, कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता, बहुत दिनों से पेट साफ नहीं होना। और बस्ती का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें एक पता चलता है पेशेंट में, वो ये है कि हमारा जो पक्वाशय है, जो इंटेस्टाइन वाला भाग होता है, दिस इज सेकेंड ब्रेन। यानी जैसे हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है वैसा ही सेम स्ट्रक्चर हमारे पेट का भी है, यानी हमारे इंटेस्टाइन का। तो इसीलिए इसको सेकेंड ब्रेन भी बोला जाता है। तो जो यहाँ की चिकित्सा होती है उसका प्रभाव हमारे मनोह स्त्रोतस में भी पड़ता है, यानी हमारे मानस भाव पे भी पड़ता है। इसलिए बोलते हैं ना कि एक दिन अगर पेट साफ नहीं होता तो हमें अनईजी लगता है, हमें नींद नहीं आती, हम बेचैन हो जाते हैं। इसलिए बस्ती पंचकर्म का बहुत महत्व है। तो एक बार फिर से मैं पंचकर्म के बारे में बता देता हूँ कि किस किस कंडीशन में कौन कौन से दोषों के लिए पंचकर्म बताया गया है। कफ दोष के लिए, जैसे आपको बार बार गले में बलगम आ रहा है, क्रोनिक आपको अस्थमा है, बार बार खांसी आ रही है, आपको बहुत दिनों से हेडेक है, या बार बार हाइपर एसिडिटी होती है, उल्टी जैसे लगता है, खाना नहीं पचता, तो उसमें हम वमन करते हैं, वमन पंचकर्म बताया। और जब पेट में जलन, हाथ पैरों के तलवों में जलन, पैरालिसिस जैसे लक्षण होना, बीपी बढ़ना, बाल झड़ना, वजन बढ़ना, या शरीर में जो भी उष्णता से संबंधित, यानी हीट बढ़ने से रिलेटेड, चेहरे पे पिंपल्स होना, पेट में जलन होना, हाइपर एसिडिटी होना, ये सब कंडीशन में विरेचन पंचकर्म किया जाता है। रक्त मोक्षण, जब बॉडी का हीट, जब पेट का हीट ब्लड में चले जाए, जब आपको ब्लड से रिलेटेड जैसे स्किन प्रॉब्लम हो गया, किसी भी प्रकार का स्किन प्रॉब्लम जैसे सोराइसिस हो गया, चेहरे पे पिंपल्स आ गए, बाल झड़ रहे, या बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, तो इस तरीके के कंडीशन में हम रक्त मोक्षण करते हैं, यानी शरीर के अशुद्ध रक्त को बाहर निकालना, इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालना। चौथा जो प्रोसेस है वो है नस्य। नस्य में जैसे मैंने बता दिया था कि नस्य बहुत ज़्यादा माइग्रेन होना, हेडेक होना, बाल झड़ना, नींद नहीं आना, किसी भी प्रकार का जो मानसिक व्याधि है, नींद नहीं आना, या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब में नस्य काम करता है। उसके बाद जो बस्ती प्रकार है ये वात दोषों के लिए, संधिवात, आमवात, बॉडी में पेन होना, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, स्पाइन से रिलेटेड जितने भी हमारे जो मनके से संबंधित जो भी व्याधियां है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस, ये सब कंडीशन में बस्ती पंचकर्म का बहुत महत्व है। वर्षा ऋतु में जो पंचकर्म किया जाता है, जैसे आयुर्वेद में जो 5 पंचकर्म है वो कभी भी किया जा सकता है पेशेंट की कंडीशन देख देख कर, लेकिन ऋतु अनुसार भी पंचकर्म बताया है, यानी जैसा सीजन है वैसा पंचकर्म।
तो वैसे ही ग्रीष्म ऋतु में कौन सा पंचकर्म करना चाहिए, वर्षा ऋतु में कौन सा पंचकर्म करना चाहिए, शरद ऋतु यानी जब अक्टूबर मंथ आता है तब कौन सा पंचकर्म करना चाहिए, हेमंत ऋतु विंटर्स में क्या पंचकर्म करना चाहिए, उसके बारे में भी बहुत डिटेल में बताया हुआ है आयुर्वेद में। तो अभी वर्षा ऋतु चल रहा है, इसलिए मैं वर्षा ऋतु के बारे में विशेष करके मैं बात करना चाहूँगा। वर्षा ऋतु में क्या होता है, शरीर में वात दोष बढ़ता है और वात दोष बढ़ के वो पूरे शरीर में प्रकोप होता है। प्रकोप यानी वो जो वात दोष है उसका जो मेन जगह है, जो मेन स्थान है वो पक्वाशय है, और वो पक्वाशय से यानी अपना घर छोड़कर जब पूरे शरीर में फैलता है तो वो अलग अलग प्रकार के वात रोगों को निर्माण करता है। तो वर्षा ऋतु में वात दोष प्रकोप होकर अलग अलग वात रोगों को निर्माण करता है। तो इसमें क्या होता है, पित्त दोष जमा होता है पेट में और वात रोग प्रकोप होता है, यानी वात दोष का प्रकोप होता है। तो इसलिए बस्ती प्रकार बताया है, जैसा कि मैंने बस्ती पंचकर्म के बारे में बताया कि अगर आप बरसात शुरू होने के पहले वर्षा ऋतु में जुलाई, अगस्त और सितंबर इस महीने में अगर आप पंचकर्म करवा लेते हैं, या ऋतु शुरू होने के पहले ही, जैसे अभी जुलाई मंथ चल रहा है तो इसके पहले ही अगर आप बस्ती पंचकर्म 7-8 दिन का करवा लेते हैं तो आपको जो घुटनों में दर्द या फिर जो बॉडी पेन होना या फिर एकदम से आर्थराइटिस की कंडीशन बढ़ जाना, उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ जाना, आरए फैक्टर बढ़ जाना, ये सब कंडीशंस नहीं होगी। और आपको वर्षा ऋतु में बस्ती पंचकर्म एक स्वस्थ व्यक्ति को भी करना चाहिए और जो व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ व्याधि है, उसको भी करना चाहिए। इसलिए वर्षा ऋतु में बस्ती पंचकर्म का विशेष महत्व है। पंचकर्म के अलावा आयुर्वेद में शिरोधारा करके एक प्रोसेस बताया है। तो इसमें शिरोधारा में क्या होता है, ये जो आपको तांबे का पात्र दिख रहा है, इसमें हम अलग अलग प्रकार के जो औषधि सिद्ध तेल या फिर घी यूज करते हैं और कंटिन्यू जो आपको जो नोजल दिख रहा है वहां से कंटिन्यू एक धारा बहते रहती है फ्रंटल हेड में, यानी यहाँ पे माथे पर। अब इसके शिरोधारा के फायदे क्या है? शिरोधारा ये मेंटली जो आपको जैसे कुछ स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नींद नहीं आती, बाल झड़ रहा है, या किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या किसी भी प्रकार का जो साइकोलॉजिकल इलनेसेस है, मानस विकार है, वो सब में शिरोधारा का बहुत ज़्यादा महत्व है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य में हम मन के बारे में, विचारों का, भावनाओं के बारे में बात करते हैं कि विचार और भावनाओं का शरीर पे और मन पे क्या असर पड़ता है, और उसके द्वारा मतलब विचारों की विकृति या फिर भावनाओं में कुछ गड़बड़ होने की वजह से जो विकृति होती है तो वो मानस विकार में आता है। लेकिन वेलेसी आयुर्वेदा एंड होलिस्टिक हेल्थ सेंटर में जब भी कोई रुग्ण हमारे पास अप्रोच होते हैं तो हम चाहे वो एक शारीरिक व्याधि क्यों न लेकर आए, हम उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी पड़ताल करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि कहीं वो व्याधि उसके विचारों से या उसके भावनाओं से तो ट्रिगर नहीं हो रहा है, यानी उसके मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ कैसा है ये भी हम परखते हैं। और हम मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ की चिकित्सा कैसे करते हैं, तो इसमें हम उनके विचारों का पैटर्न कैसा है, उनका सोचने का तरीका कैसा है, उन्होंने अपने मन में किन चीज़ों को पकड़ के रखा है, या उनके मन में रैशनल जो विचार है या इरैशनल जो विचार है, विवेकपूर्ण विचार या अविवेकपूर्ण विचार कैसे है, और उसका एक आत्मचिंतन या उसका एक एनालिसिस करके फिर हम पता करते हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य और भावनिक स्वास्थ्य कैसा है। और अगर उनको कोई शारीरिक व्याधि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से हो रहा है तो उसमें हम औषधियों का प्रयोग करते हुए, पंचकर्म का भी प्रयोग करते हुए हम साइकोथेरेपी का भी यूज़ करते हैं। साइकोथेरेपी में हम REBT, CBT और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ऐसे मॉडर्न साइकोथेरेपी और जो आयुर्वेद में बताए गए जो सत्वाउजय चिकित्सा, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, इन चीज़ों को भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं। और आयुर्वेद में जो आचार रसायन बताया है कि एक व्यक्ति को का आचरण कैसे होना चाहिए, उनको कैसे तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो ये पूरा जो बिहेवियरल जो साइंस है, जो मॉडर्न साइंस में भी बताया है और आयुर्वेद में जो उसके ऊपर की चीज़ जो बताई है, जो मन के अलावा जो आत्मा की बात करती है, जो सोल की बात करती है, तो शरीर, मन और आत्मा, ऐसे तीनों चीज़ों को कवर करके चिकित्सा की जाती है। वेलेसी आयुर्वेदा एंड होलिस्टिक हेल्थ सेंटर, तो इसमें जैसे दो चीज़ें आ रही है, आयुर्वेदा एंड होलिस्टिक हेल्थ।
तो आयुर्वेदा तो अपने आप में होलिस्टिक है ही, बट हम अलग से होलिस्टिक क्यों बोल रहे हैं? तो आज मैं होलिस्टिक के बारे में आपको बताता हूँ कि होलिस्टिक हेल्थ एक्चुअली क्या है। तो जब भी कोई रुग्ण, कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो एक फिजिकल हेल्थ लेकर आते, लेकिन हम वेलेसी आयुर्वेदा में पूरा कंप्लीट हिस्ट्री लेकर पूरी चिकित्सा उनको दी जाती है, जो भी आयुर्वेदिक औषधि, पंचकर्म, लेकिन इसके साथ साथ उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उनके मन में उनका जो ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये कैसा है, मतलब एक पूरा का पूरा इंसान कैसा है, उसके जो गुण हैं, या कई बार होता है ना कि हम अपने गुणों को नहीं पहचान पाते, तो उस व्यक्ति को हम उस व्यक्ति के बीमारी को ठीक करते करते उस व्यक्ति के स्वभाव को समझकर, उसकी प्रकृति को समझकर उसे हम ऐसा मार्गदर्शन देते हैं कि जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधर जाए। इसलिए हम कहते हैं कि वी ट्रीट द पीपल्स नॉट द डिसीज, यानी हम सिर्फ बीमारी पे हम फोकस न करते हुए हम पूरे व्यक्ति के ऊपर हम फोकस करते हैं, ताकि उस व्यक्ति के क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बदल सके, उसके मेंटल हेल्थ को हम अच्छा कर सके और वो अपने जीवन जीने के उद्देश्य को समझ सके, अपने वैल्यूज को समझ सके, जो स्पिरिचुअल हेल्थ में आता है। सोशल हेल्थ में ये आता है कि वो किस तरीके से लोगों से बात करता है, उसके कितने दोस्त है, उसके रिलेशंस कैसे है, ये सोशल हेल्थ में आता है। मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ में मतलब उसके मन में राग, द्वेष या ये जो गलत भावनाएं है, भय, ये किस प्रकार से है या नहीं है, इससे उसका मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ डिसाइड होता है। और ये सब पता करने के बाद अगर उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ साथ एलोपैथिक मेडिकेशन, होम्योपैथी का कोई दवाई है जैसे बैक फ्लावर, तो हम ऐसे कंप्लीट अप्रोच के साथ जाते हैं, एंड दैट इज होलिस्टिक हेल्थ। वेलेसी आयुर्वेद का विजन क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि आयुर्वेद के 2 प्रयोजन होते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखभाल करना और जो रुग्ण हो गया या जिसे कुछ रोग हो गया है उसके रोग को ठीक करना। तो यही वेलेसी आयुर्वेद का भी प्रयोजन है कि समाज में सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उनको जो आयुर्वेद के सिद्धांत है उस पर उनको अमल करने के लिए उनको प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो हम जगह जगह पर जाकर अलग अलग ट्रस्ट, मंदिर से जुड़कर हम वहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस ला रहे हैं, एजुकेशन। क्योंकि सबसे बड़ा जो अभी हमें जो लगता है हमारी संस्था को कि जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण जो चीज़ लगती है वो ये है कि स्वास्थ्य के बारे में सही ज्ञान, आयुर्वेद के बारे में सही ज्ञान। तो यही हम उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। और आयुर्वेद का जो पहला प्रयोजन है कि स्वास्थ्य की रक्षा कब होगी, स्वास्थ्य की देखभाल हम कब कर पाएंगे, जब हमें उसके बारे में सही ज्ञान रहेगा। और इसके लिए वेलेसी आयुर्वेदा कॉरपोरेट्स में जाकर, कंपनियों में जाकर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाकर सेशंस लेते हैं। हम एज एन डॉक्टर मैं अलग अलग जगह जाकर सेशंस लेता हूँ, समुपदेशन लेता हूँ, जिससे कि लोगों में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है और सही आयुर्वेद क्या है उसे लोग जाने कि ऋतु में बदलाव हुआ तो हमें कैसा खान पान बदलना चाहिए, कोई भी हमारी प्रकृति क्या है और प्रकृति के अनुसार हमें क्या खान पान खाना चाहिए, दिनचर्या में बिगाड़ होने की वजह से कैसे लाइफस्टाइल या जीवन शैली निगड़ित आजार हो रहे हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी या मोटापा, ये क्यों हमारे लाइफ में अभी पिछले 15-20 साल में बढ़ गया है। तो वेलेसी आयुर्वेद के विजन में यही आता है कि स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत है उसको लेकर समाज में जाना। तो इसलिए हम कैंप ले रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं और जहां जहां पॉसिबल हो हमारे पेरीफेरी में, नागपुर के आजू बाजू के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जगह जाकर हम कैंप लेते हैं और लोगों में अवेयरनेस लाते हैं, निःशुल्क चिकित्सा करते हैं। और यही हम फ्यूचर में आने वाले भविष्य में करना चाहते हैं। और जो दूसरा जो प्रयोजन है आयुर्वेद का कि आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, चाहे वो एक्यूट कंडीशन में आता हो या क्रोनिक कंडीशन में आता हो, तो जैसे बोला जाता है ना कि किसी भी बीमारी की तो दवाई नहीं है, या बीपी शुगर के लिए तो जिंदगी भर दवाई लेना पड़ेगा, जैसे हम हमेशा सुनते हैं ना। और हमारे पास जो रुग्ण आते हैं तो वो लोग भी कहते हैं कि
दवाई तो लेना पड़ेगा, दवाई लेने के अलावा तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, जिंदगी भर दवाई लेना पड़ेगा। तो आतुरस्य विकार प्रशमनम च में आयुर्वेद ये कहता है कि जिंदगी भर दवाई नहीं लेना पड़ेगा। देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, दवाइयों के साथ साथ पंचकर्म, सत्वाउज चिकित्सा, देव व्यापाश्रय चिकित्सा, ऐसे अनेकों चिकित्सा है। आहार योजना से आप कैसी भी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको सही प्रकार से दिनचर्या मार्गदर्शन मिलता है, आहार कैसे खाना, आपकी प्रकृति के अनुसार कैसे आयुर्वेद क्लॉक को फॉलो करना, तो ये हमारा दूसरा प्रयोजन है और यही हमारा विजन है। और इसी विजन को लेकर हम आगे चल रहे हैं और हम समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना ये हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि एज एन आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट या होलिस्टिक हेल्थ इंस्टीट्यूट के तौर पर हम समाज में एक अच्छा हेल्थ के प्रति जागरूकता लाए और लोगों को स्वस्थ रखे और जो बीमार हो गए हैं उनके लिए सही चिकित्सा प्रणाली को डेवलप करे जो आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप है। धन्यवाद। तो आज के इस विशेष स्टोरी के जरिए डॉक्टर योगेश उपराड़े सर ने आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों पर और वेलेसी आयुर्वेद केंद्र के ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी दी। आधुनिक तंत्रज्ञान और परंपरा से जुड़ी आयुर्वेद की बातें एक नया संगम लेकर आती है जो मरीजों के लिए एक नई उम्मीद बनती है। फिर मिलेंगे ऐसे एक नए विषय के साथ, तब तक देखते रहिए शंखनाद न्यूज़।